हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। एंड इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली का टेलीग्राम चैनल ओनली नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं यूपीएससी स्टेट पीसी से रिलेटेड एक्विजिट मटेरियल गाइडेंस वगैरह के लिए। ओनली एस की तरफ से प्रारंभ शुरू हो रहा है, 9 मंथ का पूरा प्रोग्राम है। जीएस प्रीलिम्स मेन सब कुछ इंक्लूड रहेगा, एनसीईआरटी वीडियो प्री मेंस टेस्ट सीरीज एंड अपना सीसेट एसए एथिक्स सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। और ये प्रोग्राम हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध रहेगा। आपको जाना होगा video.onlyas.in पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्स ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इशू हो, कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं 7007931912। ठीक है। पहला सवाल 1929 लाहौर कांग्रेस से रिलेटेड है। इसमें अपने को इनकरेक्ट देखना है। तो बोला है कि इसमें बात की गई थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेनी है। दूसरे में बोला है कि सिविल डिसोबीडियंस ओबीडियंस जो मूवमेंट है उसकी लॉन्चिंग को लेके ऑथराइज़ किया गया था। सभी मेंबर्स को बोला गया कि वी हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम दी लेजिस्लेचर। ओके, तो पहला बिल्कुल सही है एंड दूसरा भी बिल्कुल सही है। 1929 तक आते आते बात ये होने लगी थी कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1927 के अंदर साइमन कमीशन आता है एंड उसके बाद साइमन कमीशन के बाद इंडियंस के सामने एक चैलेंज रखा जाता है कि आप अपने यहाँ पे कोई बना के दिखाइए हमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग एक सक्सेसफुली एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्रॉ करते हैं, बट ब्रिटिश की जो ऐसी आदत थी वो हमें कोई आज़ादी वगैरह नहीं देना चाहते थे और बस वो हमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में उलझा के रखना चाहते थे। तो एक तो ये था कि जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस इस तरीके के जो लोग थे उस समय, उनका स्पष्ट मानना था, उनका क्लियर कट विज़न था कि कंप्लीट आज़ादी से नीचे हम कुछ भी नहीं लेंगे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम तभी जाएंगे जब कोई एक्चुअल में पावर ट्रांसफ़र की बात होगी। वहाँ जाके बस समोसा खा के चाय पानी पी के आ जाओ, इतना हमें नहीं करना है। तो पहला ये सही हो गया। एंड दूसरे में भी बात बिल्कुल सही है कि 1 साल का समय दिया गया था कि 1 साल में अगर सरकार बात मान लेती है तो नहीं करेंगे, अगर 1 साल के अंदर सरकार बात नहीं मानती है तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इनकरेक्ट कौन सा हुआ? डी हुआ ना, नाइदर वन नॉर टू। ना तो पहला गलत है ना दूसरा गलत है, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। उस समय की तस्वीर है 1929 लाहौर के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू जी दे रहे थे वहाँ पे स्पीच उन्होंने जब दिया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि साइमन कमीशन से रिलेटेड है एंड आफ्टर माथ। पहले में बोला है कि बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से साइमन कमीशन के सामने अम्बेडकर साहब गए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। एंड दूसरे में बोला है कि 1930 के अंदर जो इंडिपेंडेंस प्लेज ली गई थी उसके ड्राफ्टमैन, उसके निर्माता या प्रारूपकार जो है वो महात्मा गांधी जी थे। पहला बिल्कुल सही है, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक डिमांड रखी थी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, लाइक जो अनटचेबल है, अछूत जो लोग थे उस समय, हालांकि दलित जो वर्ड है, दलित वर्ड बाद में आता है, दलित वर्ड उस समय प्रिविलेंट नहीं था। तो जो अछूत हैं, दबे हुए हैं या एकदम निम्न स्तर लोवेस्ट कैटेगरी में जो लोग हैं, या हमारी जो जातिगत व्यवस्था है उस जातिगत व्यवस्था में जो शूद्र की श्रेणी में आते हैं, शूद्र की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उन्हें हमें स्टेटस देना चाहिए, एक सेपरेट माइनॉरिटी का, उन्हें एक अलग से अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए। तो पहला करेक्ट है एंड दूसरा भी बिल्कुल सही है। जब इंडिपेंडेंस प्लेज के जो ड्राफ्ट्समैन, ऐसा माना जाता है कि गांधी जी ने ड्राफ्ट किया था और इस इंडिपेंडेंस प्लेज को जो है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से जो है वो बहुत गाँवों में पढ़ा गया और बाकी अन्य जगहों पर पढ़ा गया। बोला गया था इस प्लेज में कि हम संकल्प लेते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार का किसी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, नाइदर वन नॉट टू। पहला करेक्ट है, दूसरा यहाँ पे ये देखो गलत लिख दिया गया है। ये जो आंसर है वो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है, ये किसी और क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे अटैच कर दिया गया है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। तो हिंदी वाला सही है, आज शायद इंग्लिश में ये थोड़ी सी एरर हो गई है। ये उस वक्त की तस्वीर है, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। क्वेश्चन नंबर 3 जो रिलेटेड है वो कैफ़े रेगुलेशन से रिलेटेड है। कैफ़े रेगुलेशन जो है वो कमर्शियल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं व्हीकल्स के, उन पे एप्लीकेबल होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। जिन लोगों ने अच्छे से कहीं कवर किया होगा किसी न्यूज़पेपर को या बाकी अदर सोर्स को, तो वो कर सकते हैं इसको।
पहले में बोला है कि नेशनल जो ऑटो पॉलिसी है उसमें बात की गई है कि हम एक रोड मैप बनाएंगे CO2 एमिशन का थ्रू दी कैफे रेगुलेशन। दूसरे में बोला है कि कैफे रेगुलेशन जो बात करता है कि सल्फ़र, पार्टिकुलेट मैटर, हार्मफुल गैसेस, ये सब को कम करने का। देखो देश में हमारी समस्या क्या है कि कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का उत्सर्जन या एमिशन में एक बड़ा रोल जो है वो व्हीकल्स का भी होता है। जो कार हैं हमारी, जो छोटे ट्रक्स हैं, जो स्टैंडर्ड कार है लाइक हैचबैक्स हैं, SUVs हैं, ये सब। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक टाटा है, महिंद्रा है, फोर्स है, ये सब जो कंपनीज़ हैं ये अपना एक प्रोडक्शन करती हैं, मतलब ये लगातार इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो लगातार इंक्रीज़ कर रही है। तो साथ साथ में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो थोड़ा कुछ इंजन में इम्प्रूवमेंट करें ताकि एमिशन जो है वो कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा कि अपनी जो नेशनल ऑटो पॉलिसी है उसमें बात की गई है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है और जो कैफ़े रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए। जहाँ तक सेकंड स्टेटमेंट की बात है, कैफ़े रेगुलेशन में बात की गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, ना कि सल्फ़र, पार्टिकुलेट मैटर, इन सब की बात नहीं की गई है। तो पहला हमारा सही है एंड दूसरा हमारा जो है वो यहाँ पे गलत हो जाता है। और साथ में हमने जो अभी BS4 से फ्रॉग जंप लिया है BS6 पे, मतलब अभी हमारे जो इंजन्स आ रहे हैं वो BS6 आ रहे हैं। तो BS6 थोड़े इम्प्रूव्ड वर्जन है, उनमें सल्फ़र थोड़ा सा जो है वो कम एमिशन होता है, पार्टिकुलेट मैटर भी कम एमिशन होता है उनमें। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि उड़ीसा, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल जो है हम उसे कलिंगा नागरा स्टाइल के नाम से भी जानते हैं या नागर शैली के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें बोला है कि रेखा द्यूला, पीदा द्यूला, खाकरा द्यूला, ये जो है वो कलिंगा जो टेम्पल स्टाइल है उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़ा रिलेटेड है, बट ये स्टैटिक पोर्शन है हमारे आर्ट एंड कल्चर का। तो कुछ हमारे साथी बंधु ऐसे होंगे जिन्हें आर्ट एंड कल्चर बहुत भारी लगता होगा, तो बट फिर भी ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अपने NCERT में भी मिल जाएगा। तो अपनी जो नागर शैली है, नागर शैली कहाँ डेवलप हुई? हमारे नॉर्थ इंडिया में एंड सेंट्रल इंडिया में। तो जो अपना उड़ीसा है, उड़ीसा के अंदर भी हम लोग जो है वो नागर शैली ही यूज़ करते हैं, बट उड़ीसा का जो एक फेमस जो नाम है वो कलिंगा या कलिंग प्रदेश भी है, उस हिसाब से इसे हम कलिंगा नागर स्टाइल भी बोलते हैं। जहाँ तक बात है रेखा द्यूला, पीदा द्यूला और ये सब जो है वो उड़ीसा के टेम्पल्स के टाइप ही हैं। आप ये देखो कि ये रेखा द्यूला में क्या होता है कि ये जो टेम्पल है वो एक शिखर, एक माउंटेन, एक पहाड़ के जैसे बनता है, ऐसे ऐसे बनाया जाता है जिससे मतलब एक बहुत कोई खड़ा एकदम पहाड़ है। जहाँ तक पीदा द्यूला की बात है तो पीदा द्यूला में होता है कि एक स्क्वायर, एक वर्गाकार मंदिर बनाया जाता है। लाइक मतलब स्क्वायर में क्या होता है, उसकी चारों की चारों जो भुजाएं हैं, चारों के चारों जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और ऊपर इसमें पिरामिड जैसी रूफ होती है। पिरामिड में क्या होता है, टैपर होता जाता है, ऊपर जाते 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 पतला होता जाता है। खाकरा द्यूला की जहाँ तक बात है तो खाकरा द्यूला में क्या होता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड बिल्डिंग होती है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि एक साइड ज़्यादा होती है, दूसरी साइड कम होती है, एक भुजा ज़्यादा, जैसे कि लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, लंबाई और चौड़ाई ये दोनों सेम साइज़ की नहीं होती है। और फिर सेम वही रहता है इसमें कि पिरामिड जैसे ऊपर जैसे जो है वो टेपर होता जाता है, पतला होता जाता है। तो ये हमारा उड़ीसा का जो टेम्पल का स्टाइल है, इसमें चारों के चारों हमें दिए हुए हैं। तो पहला अपना करेक्ट हो गया कलिंग नागर, एंड दूसरा भी हमारा सही है, खाकरा द्यूला, पीदा द्यूला, ये सब है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इंग्लिश में आप इसे यहाँ देख पाएंगे एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर, अगर आप कभी पुरी जाते हैं तो उड़ीसा में मोस्टली जो मंदिर बने हुए हैं वो इसी स्टाइल में बने हुए हैं, यहाँ ऊपर जाते जाते हुए शिखरा, ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ वो EBTDA से रिलेटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में था। क्या होता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो EBTDA क्या होता है कि ये कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इसको हम यूज़ करते हैं। कंपनीज़ ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कोई भी कंपनी की इनकम हम कैसे मेज़र करते हैं, उसके टर्नओवर से मेज़र नहीं की जाती है कि लाइक 500 करोड़ का टर्नओवर, ऐसा नहीं होता है।
EBITD होता है कि इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारे के सारे करने के बाद मतलब अपने इनकम जो जनरेट की उसमें आपको कितना ब्याज देना पड़ा है, कितना टैक्स देना पड़ा है, आपने कहीं से लोन लिया है इस तरीके से, या उस इनकम को जनरेट करने में आपकी कुछ मशीन्स यूज़ हुई होंगी, आपकी कुछ कैपिटल यूज़ हुआ होगा, उसका डेप्रिसिएशन होता है। लाइक कोई मशीन है तो मान लीजिए कि वो मशीन अगर 30 साल चलेगी तो हर साल वो थोड़ी 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 जो है वो ख़त्म होती जाती है। तो एबिटिडा जो है वो एक तरीके से इनकम का मेजरमेंट के लिए है। तो आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आप अपना स्कोर आप ज़रूर बताइएगा। एंड इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डियर फ्यूचर ऑफ